केडीएम कट्टा एंड गेम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने थोड़ी सी जानकारी मैकमोहन लाइन के बारे में या एलएससी के बारे में हासिल की थी और आज हम उसी को लेके आगे चलते हैं। हम सर से पहला प्रश्न पूछेंगे, सर ये जो भारत और चीन युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है? बेसिकली इसको अब आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म युद्ध होती है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म युद्ध होती है तो क्या होगा, या जो छोटी मोटी झड़प हुई उसका क्या परिणाम है। तो जो छोटी मोटी झड़प है उसकी परिणाम अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि जो चीन का एक मिथ क्रिएट था कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक सुपर पावर है और ये अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है, तो वो मिथ इसके छोटे से झड़प में ब्रेक हो गया। और जो उसके आजू बाजू के बहुत से कंट्री थे उनको लगता है कि नहीं, चीन को बीट करना बहुत ही आसान है, वो नहीं है जो दिखता है। तो ये इमीडिएट झड़प की बात होगी। जैसे ताइवान ने उसका बराबर है, ऐसा खबर आ रही है कि उसने एक विमान को मार के गिरा दिया है। सही सही। अभी अगर लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलती है, थोड़ी सी मतलब स्टिल हम छोटे बोल सकते हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन तक की, तो उसमें जो मुझे लगता है कि न सिर्फ अक्साई चीन भारत का हिस्सा होगा, बल्कि संभव है कि तिब्बत वगैरह भी इंडिपेंडेंट राष्ट्र हो सकता है। बहुत सही। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, अभी ये देखिए लड़ाई का परिणाम क्या है। ये लड़ाई तिब्बत में होने वाली है और इंडियन पार्ट में होने वाली है। तो जो भी गोले बारूद या जो भी कुछ होगा वो तिब्बत में होगा या इंडियन पार्ट में होगा, यानी कि मेनलैंड चाइना जो है वो उससे अफेक्टेड नहीं होगा। तो उनकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह है जो एज इट इज चलती रहेगी। और चीन की जो इधर साइड की जो पॉपुलेशन है तिब्बत और ये सब मिला के वो करीब 6% है, और जो ईस्टर्न पोर्शन है वो उनका 94% है। तो पूरा इंपैक्ट जो है वो केवल 6% के ऊपर इफेक्टेड रहने वाला है, दैट टू ऑक्युपाइड लैंड, यानी कि तिब्बत जो ऑक्युपाइड लैंड है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। भारत का मेन लैंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया का कम है, इकोनॉमी भी थोड़ी कमजोर है। तो जब ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो फिर यहाँ पे इंडिया को डिसएडवांटेज होगा। अच्छा। तीसरी चीज है कि जो हमारे पास एमुनिशंस वगैरह है तो हमने बहुत सारी भारत के देशों से लेके रखा हुआ है। तो जब युद्ध होगा तो हमको जो एमुनिशन है या जो कुछ भी इस टाइप की चीजें है उसकी शॉर्टेज हो सकती है। तो उस टाइम पे वो कंट्री कितना हमको सपोर्ट करता है नहीं करता है, इसकी भी एक फैक्टर है। जबकि चीन का अपना इंडिजीनियस है। तो मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में युद्ध में हिंदुस्तान जो है वो 100% बैंग होगा, चीन को नाको चने चबा देगा और काफी कुछ हासिल कर सकता है। अगर युद्ध लंबा चला तो फिर भारत के लिए थोड़ा मुश्किल है। सर आप बोल रहे हैं कि भारत चीन को दांतों तले चने चबा देगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं आप? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे का राज क्या है कि ये जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखाई देता है या आपके वाणी में मिलता है, तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए बेसिकली कोई भी युद्ध हो तो युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कंट्री का हेड क्या है, सेना का कमांडर क्या है, फिर सेना कैसी है, और फिर बाकी उसके जो आर्म्स एमुनिशन है वो कैसा है, टैक्टिक्स क्या यूज कर रहे हैं वो है। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक फ्रेमवर्क में लेते हैं तो हमें भारत के पक्ष में बहुत बड़ा एडवांटेज दिखता है। जैसे भारत में जो है अगर सेना में ऑफिसर हो रहा है तो ऑफिसर एक टफ कंपटीशन से होकर जाता है, मतलब सिलेक्शन से लेकर के उसका इंटरव्यू मेडिकल मीन्स काफी हार्ड एंड रूल है। तो मोस्ट फिटेस्ट लोग जो हैं वो ऑफिसर बनते हैं। इवन जवान कैटेगरी के लिए भी बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं और उसमें से जो सबसे फिट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो आपका जो रॉ मटेरियल है इट्स सेल्फ काफी अच्छे क्वालिटी का होता है और फिर आप उसको ट्रेंड करते हो और ट्रेंड करके हाईली स्किल्ड आप सेना तैयार करते हो। अगर हम चीन की तरफ जाएंगे तो वहां पे कंपलसरी है, यानी कि आप फिट हो नहीं हो आपको सेना में आना है। तो जो विलिंगनेस इंडियन साइड के लोगों का है
वो विलिंगनेस चाइना के अंदर नहीं है। तो जो कंपलसरी के अंदर क्या है कि जो चाइना की जो आर्मी है वो लोग अपना टाइम निकालना चाहते हैं कि ये पोर्शन में निकाल लूं, फिर मैं बाकी चीजें जो है वो करूंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट था, वो कहता है कि चीन की जो आर्मी है उसका 1/3 पब्लिक मेडिकली फिट नहीं है। तो अगर हम उनकी सेना लेते हैं कि मान लो 22 लाख के आसपास है और भारत की सेना 14 लाख के आसपास है, तो ये बड़ा डिफरेंस दिखता है। लेकिन आप 1/3 उसमें से निकाल दो जो कि फिट नहीं है वहां के लिए, तो फिर वो दोनों सेना करीब करीब बराबर हो जाती है। सही। फिर इंडिया को लंबी पोर्शन डिफेंड नहीं करना है जितना कि चीन को डिफेंड करना है, तो वहां पे भी वो डिसएडवांटेज होता है। इंडिया की जो कंडीशन है कि काफी बड़ा ये पोर्शन इसका पहाड़ी है, तो वहां के लोग आते हैं तो ऑलरेडी एक्मेटाइज है वो पहाड़ी वातावरण से, जबकि चीन में वो चीजें नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सी वेराइटी है जो कि इंडिया के पक्ष में जाता है। जो वार एक्सपीरियंस है या वेपन्स को यूज करना है, उसमें भी जो हमारी महारत है वो कहीं ज्यादा है उनसे। जो हम अलग अलग कंट्री से लेते हैं एम्यूनेशन, इवन उसके परचेज के लिए अलग अलग कंपनियां आती है, टेंडर करती है, अपनी इक्विपमेंट को दिखाती है, उसकी खूबियां बताती है। तो हमारे पास एक बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कौन सी वेपन्स कैसा बिहेव करता है, क्या उसकी प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो जहां पे हमारे डिसएडवांटेज है कि इन्वेंट्री में हमको दिक्कत हो सकता है एम्यूनेशन में, बट प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया की सारी चीजें हमको काफी कुछ इंफॉर्मेशन में है और उसको हम कैसे काट करना है, कैसे यूज करना है वो हम जानते हैं। तो इस चीज की वजह से हम बोलते हैं। अभी तीसरी चीजें जाइए, जैसे जो कंट्री के हेड है, तो कंट्री के हेड उधर में शी जिनपिंग है, इधर में मोदी जी है। अभी शी जिनपिंग की अगर पोजिशनिंग देखेंगे तो वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे पावर हैं उनके साथ अभी उनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, जबकि मोदी जी के रिलेशन अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉप में जो आदमी है पॉलिटिकल, वो इंडिया में अभी ज्यादा बेटर पोजीशन है देन द चाइना। जो सेना का जो उत्साह है, जैसे 2-3 झड़पें जो हुई, जून में हुआ, अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसको भी अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो दिखता है कि इंडियन सेना में उत्साह काफी ज्यादा है। और जैसे क्या होता है कि आप देखिए किसी आदमी को तो आप उसका चेहरा देखते हैं, कलर देख सकते हैं, थोड़ी बहुत डिग्री का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसकी नॉलेज क्या हो सकती है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं मालूम है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जब ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जीतेगी हारेगी, तो उस चीज को मिस कर जाती है। बट जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो उसके हिस्सा रहे, पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, तो हम इजिली समझ सकते हैं कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा या क्या चलता है युद्ध के सिचुएशन में। और इसके बेसिस पे हम क्लियर कट, हम पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि वो चीन मतलब कहीं ठहरेगा नहीं। जैसे बैलून में पिन मारते हैं और बैलून फुस हो जाता है, तो वैसे ही शॉर्ट टर्म में चीन का होने वाला है। सर, अगर होता है भारत और चीन के बीच में, तो इसका टाइम फ्रेम क्या होने वाला है? ओके, टाइम फ्रेम के बेसिकली अगर बोलेंगे तो 2-3 चीजें हैं। जैसे पहली चीज क्या है कि एक दीवारों पे या पत्थरों पे लिखी हुई चीज है कि अक्साई चीन हिंदुस्तान का पार्ट होगा, तिब्बत आजाद होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी कब होगा इसमें अलग अलग डिस्प्यूट हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, क्योंकि अगर आप इंडियन साइकोलॉजी देखेंगे तो इसमें अरब से जो इन्वेडर आए थे उसको इन्होंने हराया, पीछे किया। मुगल आए थे, मुगल को भी इन्होंने हराया, पीछे किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को भी इसने खत्म किया और आजाद हुआ। कहने का मतलब कि इसकी जो स्पिरिट है वो खत्म नहीं होती है, टाइम भले जो भी लग जाए, बट ये होने वाली है। सेम चीज अगर तिब्बत की भी अगर कोई इतिहास देखेंगे तो वहां पे भी वही चीज है कि उनकी स्पिरिट को किल करना मुश्किल है, चीन नहीं कर सकता है। तो ये आज हो या कल हो, ये होने वाला है। दूसरी चीज है कि जो तिब्बत के ऊपर जो अमेरिका का जो व्यू है या चीन का जो इंस्पिरेशन है, चीन सुपर पावर बनना चाहता है, भारत सुपर पावर नहीं बनना चाहता है, भारत एक रीजनल पावर होना चाहता है। तो ये जो इंस्पिरेशन का जो फर्क है, ये चीन के लिए बहुत सारी दुश्मनी क्रिएट कर रहा है।
और जिसकी वजह से अमेरिका आज तिब्बत को एक अलग फ्रेम में देखना चाहता है। तो अगर हो सकता है तो शायद ये बहुत नियर फ्यूचर में भी हो जाए, या हो सकता है थोड़ा आगे जाके जाए, बट ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। हम भी यही चाहते हैं और सारे भारतीय यही चाहते हैं कि हमारा जो तिब्बत है वो स्वतंत्र हो जाए और हमारा जो अक्साई चीन है वो हमें वापस मिले, और हम मोदी जी से यही आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कर दिखाए। धन्यवाद।